जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम 10 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कल के प्रश्नों के उत्तर के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्रफल को 3053 हेक्टेयर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई? तो यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एडुटेक कंपनी बायजू में किस कंपनी ने $500 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो ये निवेश की जाएगी सिल्वर लेक कंपनी के द्वारा। और सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में भी इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 4000 करोड़ रुपए का। ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेट्यूटी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है अश्विनी कुमार ने और हमारे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान रहा है 51 यानी कि 51वें स्थान पर रहा है भारत। और काले चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है मणिपुर राज्य को। इसे हम लोग चकहाओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। तो श्याम प्रसाद निषाद, ऋतुराज मेहता, जंग बहादुर निषाद, रोहित निषाद, रविंद्र निषाद, ये निषाद लोग सब टॉप पे हैं। शेफाली आनंद, राजकुमार आनंद, उसके बाद में विनोद वर्मा और फिर है संतोष कुमार। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगस्त माह की जो डेली करंट अफेयर के अलावा जो आपके बेस्ट 200 के क्विज है उसका पार्ट 2 भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपको ऐप के ऊपर जाना है और जो यहाँ पर पार्ट 2 का क्विज है उसे ज़रूर अटेम्प्ट करना है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि डेली करंट अफेयर में तो बहुत सारे लोग लगभग प्रश्नों को सही कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है मंथली करंट अफेयर की, वह भी सिर्फ एक मंथ पहले की, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। तो इसीलिए सीरियसली जाइए और ऐप के ऊपर क्विज को अटेम्प्ट करिए। और कई सारे लोगों को वेबसाइट के ऊपर से पीडीएफ को डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी पोस्ट को यहाँ पर क्लिक करके ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए इस पोस्ट को आपने ओपन किया, तो स्क्रॉल करते हुए जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा प्रिंट पीडीएफ का। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो वहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार यानी कि जिस प्रकार का आप पीडीएफ चाहते हैं, साइज जैसा चाहते हैं, उसके अनुसार पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ आपको किसी भी स्थान पर मिले हुए पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर ना केवल आपको प्रश्न मिलता है, उसका उत्तर मिलता है, बल्कि जो उसकी साइड वाइज इंफॉर्मेशन होती है वह भी आपको इस पीडीएफ में मिलती है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कल हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के पेपर को डिस्कस किया था। इसी प्रकार से अगले 3 से 4 दिन हम पेपर को और डिस्कस करेंगे और उसके बाद में उन पेपरों के आधार पर जो भी आपका करंट अफेयर होगा या जो भी आपका स्टैटिक जीके होगा उसको मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी प्रकार से अपना सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। भारतीय सेना ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ चीन की सीमा पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो चीन के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं पिछले 2 से 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आप सभी को पता होगा। और अभी एक बार फिर से भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वह आमने सामने आ गई थी गलवान रीजन में। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी सेना है उसने आईटीबीपी के साथ में मिलकर के हिमाचल प्रदेश राज्य में एक संयुक्त अभ्यास का प्रारंभ किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आईटीबीपी के बारे में आपको ये पता ही होगा कि ये हमारे चीन की सीमा पर तैनात है। मुख्य रूप से इसका गठन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद में हुआ था 24 अक्टूबर को। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं एस देसवाल जी। तो बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो कुछ इस प्रकार का मैप आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ पर ऊपर जिला है जिसका नाम है लाहौल स्पीति और नीचे है किन्नौर। तो ये दोनों जिले सीमा बनाते हैं चीन के साथ में, और यहीं पर भारतीय सेना ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ में मिलकर के
एक संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बीएसएफ के बारे में भी, जिसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके अभी नए महानिदेशक बने हैं जिनका नाम है राकेश अस्थाना जी। बात करते हैं असम राइफल की, तो असम राइफल भी अभी न्यूज में था। वह क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो हमारी दिल्ली की हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार से ये कहा है कि असम राइफल के बारे में आप अपना निर्णय जल्दी से जल्दी ले लें। अब मन में आपके ये सवाल आएगा कि कैसा निर्णय, किस प्रकार का ये निर्णय है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से कहा गया है कि 12 हफ्तों में आप ये जवाब देंगे कि असम राइफल ये आएगी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत या फिर ये आएगी आपकी जो हमारी होम मिनिस्ट्री है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उन सभी का मुख्यालय मिलेगा दिल्ली में, लेकिन असम राइफल का जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा शिलोंग में, और सुखदीप सांगवान इसके महानिदेशक हैं। कुछ समय पहले यह भी चर्चा हुई थी कि असम राइफल को मर्ज कर दिया जाए आईटीबीपी में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने किसके नाम पर NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नया नाम रखा है? तो इन्होंने नया नाम रखा है कल्पना चावला के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पर नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन के द्वारा, तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट या फिर रॉकेट को मैन्युफैक्चर करने वाली अमेरिका की एक कंपनी है। तो अभी इनके द्वारा इनका एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है NG-14। इसको जल्द ही ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने वाले हैं, और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम इन्होंने कल्पना चावला जी के नाम पर रख दिया है। कल्पना चावला के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक एस्ट्रोनॉट थी और अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला थी। तो इसीलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और कल्पना चावला के बारे में बात करें तो 2030 में नासा के STS-107 स्पेस फ्लाइट में ये सवार थी, और उसी समय इस स्पेस फ्लाइट का दुर्घटना हो गई थी जिसमें 6 अन्य सदस्यों के साथ में कल्पना चावला का निधन हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक नाम ध्यान रखना है नैन्सी ग्रेस रोमन का। नैन्सी ग्रेस रोमन जिन्हें मदर ऑफ हबल टेलीस्कोप भी कहा जाता है, तो इनके नाम पर नासा ने अपने वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम रख दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। बात करते हैं राकेश शर्मा की, तो ये स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय थे। विक्रम साराभाई की बात करते हैं तो ये भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक थे। और नूर इनायत खान की बात करते हैं तो ये पहली महिला स्पाई बन गई हैं भारत की, जिनको ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया है ब्लू प्लेग अवार्ड से। सितंबर 2020 में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो इस इकाई का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारी खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। तो इन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बाराबंकी। तो बाराबंकी जिले में मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो टारगेट यहाँ पर यह है कि लगभग 350 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इससे 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और ये जो प्रसंस्करण इकाई होगी इसके द्वारा एक दिन में 3 मैट्रिक टन कृषि उपज का प्रसंस्करण किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी आपको इसकी मिल जाएगी लखनऊ में, जहाँ पर इस वर्ष डिफेंस एक्सपो हुआ था। सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर कर्नाटक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। तो इन्हीं के द्वारा राजधानी बेंगलुरु में
चिकित्सीय आपातकाल यानी कि अगर किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में मरीज को सेवा प्रदान करने के लिए ये एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर इस प्रकार के एयर एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस के बारे में आपको और ध्यान रखना है। केरल राज्य की जो सरकार है, इन्होंने प्रतीक्षा नाम से अपना पहला मरीन एम्बुलेंस लॉन्च किया, जिसका जो कि समुद्री एम्बुलेंस है। और तमिलनाडु राज्य में एक महिला है जो कि एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर भी बनी है। अब एक बार आते हैं फिर से अपने प्रश्न पे, यानी कि इस इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संचालन है यानी कि यह जो एम्बुलेंस है उसका संचालन इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम के द्वारा क्याथी कंपनी के साथ में मिलकर के किया जाएगा। और जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है यानी कि इसका जो हवाई पट्टी है वहां से इसका संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने आधिकारिक रूप से किस पेमेंट बैंक के सभी कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो काफ़ी समय से यानी कि पिछले कई सालों से यह न्यूज़ थी कि जो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है इसको आरबीआई के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आरबीआई ने कुछ इनको समय दिया हुआ था, तो अब आरबीआई ने फाइनली जा करके ये घोषणा कर दी है कि ये जो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है यह अब कार्य नहीं करेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा अभी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया, यानी कि अब यह एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करेगा। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इसमें 51% हिस्सेदारी थी और जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है इसकी यहाँ पर 49% हिस्सेदारी थी और स्थापना इसकी हुई थी 2016 में। आरबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा मुंबई में। गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास और 1949 में आरबीआई राष्ट्रीयकृत हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सतत जलवायु कार्यवाही के लिए कितने सार्वजनिक उपक्रम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होंगे? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे जो 5 पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं वह यहाँ पर शामिल होंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, पहले आइए इसको समझते हैं। पिछले मंथ में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपसे कि आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की घोषणा की गई थी कि इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभी 8 सितंबर को इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन किसने करवाया? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फिक्की के साथ में मिलकर के इसका आयोजन कराया था। तो यहाँ पर जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया और जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी हमारे सौर ऊर्जा से संबंधित टारगेट हैं उन सभी को अचीव करने के लिए हम प्रमुख भारतीय कंपनियों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल, इन कंपनियों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यानी कि अब ये जो भारत की कंपनियां हैं यह भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार की मदद करेंगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका आपको गुरुग्राम में मिलेगा। उपेंद्र त्रिपाठी इसके गवर्नर जनरल हैं और निकारागुआ इसी वर्ष इसका सदस्य बना है। फिर आपको बता दूं कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हम करेंगे 2022 तक, जिसमें से आपका 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा और 2030 तक 450 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बीजेपी के नेता थे, इनका नाम है आदित्य जैन
और अब ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं जब इनको पता चला कि अब ये इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करते हैं तो हमारे भारत का एक पुराना खेल संगठन है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है दिल्ली में। तो जो हमारे देश में टेनिस के खेल होते हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाता है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। तो अब अनिल जैन इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। और बात करते हैं हम अनिल धूपर की, तो ये इसके महासचिव बने हैं। बाकी इसके अलावा आपको अन्य नामों के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। भारतीय तीरंदाजी संघ के इसी वर्ष नए अध्यक्ष बने हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। दीपा मलिक की बात करते हैं तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बन गई हैं दीपा मलिक। और सौरभ गांगुली की बात करते हैं तो ये बीसीसीआई यानी कि जो हमारे देश में क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो ये पत्रिका गेट आप देख सकते हैं और ये है हमारे जयपुर शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है और इसका निर्माण पत्रिका समाचार समूह के द्वारा जवाहरलाल मार्ग के ऊपर किया गया है। तो ये गेट है क्या? तो जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, जो भी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ की स्थापत्य शैली है, उसकी झलक आपको इस पत्रिका गेट में देखने को मिलती है। और जयपुर ये भारत का सबसे रेजेंट यूनेस्को का स्थल है। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1990 में 126 से घटकर कितने पर पहुंच गई है? तो ये आपकी पहुंच गई है 34 पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। तो इन्हीं के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1990 में जहां पर हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती थी लगभग 34 लाख, वह अब 2019 में घट करके 8,24,000 पर पहुंच चुकी है। वहीं पर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वैश्विक स्तर पर भी इसमें गिरावट देखने को मिली है और यह गिरावट 12.5 मिलियन से घट करके 5.2 मिलियन हुई है। हालांकि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न रिपोर्ट जारी की जाती है उसके अनुसार 1990 में हमारे यहाँ पर 89 थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि 2019 में घट करके 28 हुई। और अगर हम बात करते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर की, तो ये 57 से घट करके हो गई है 28। तो अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल ये भी आ सकता है कि शिशु मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में अंतर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जब 1000 बच्चों में से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से जिनकी मृत्यु 1 वर्ष के पहले हो जाती है तो उसको हम काउंट करते हैं शिशु मृत्यु दर में। लेकिन अगर बच्चे की मृत्यु 28 दिन के अंदर ही हो जाती है तो उसे हम लोग काउंट करते हैं नियोनेटल शिशु मृत्यु दर में, यानी कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में। तो कुल मिलाकर के जो भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी इन दोनों के ऊपर, उसमें हमारे यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट रही है 32 और सबसे खराब स्थान इसमें रहा था मध्य प्रदेश का, सबसे बेहतर स्थान रहा था केरल का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पिछले साल ही हम लोगों ने इस प्रश्न के बारे में पढ़ा था कि इनको सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई थी और अब डेविड एटनबरो जो कि यूके के एक ब्रॉडकास्टर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो हमारे यहाँ पर एक संस्थान है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो इन्हीं के द्वारा हमारी पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी की स्मृति में 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो पुरस्कार है मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में या फिर निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कार्य किया होता है। तो डेविड एटनबरो को ये क्यों मिला? क्योंकि इनके द्वारा
हमारी पृथ्वी के ऊपर जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए या फिर उसको संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। तो इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक प्रशासक होने के साथ साथ इतिहासकार भी थे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मरिए के लुकास रिजने वर्ल्ड के बारे में। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 को जीता है अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए। हिलेल फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस की बात करते हैं तो ये दोनों गणितज्ञ हैं और 2020 के लिए इनको मिला है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को हम लोग गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नाम आपके सामने हैं ये सारे ही परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी। तो इन्हीं के द्वारा राज्य में जो कुपोषण की समस्या है यानी कि मॉल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर होगा क्या? तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि जैसा आप पौधों को पानी देंगे उसी प्रकार का आपका फल होगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर राज्य में जो भी आंगनवाड़ी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर ऐसी महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है और अपने बच्चे को वो दूध पिलाती है, उनको पौष्टिक आहार का वितरण आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा किया जाएगा। तो ये प्रोविजन किया गया है YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में। अभी भारत सरकार के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की गई। तो एक रिपोर्ट में जो आंध्र प्रदेश रहा है वह रहा पहले स्थान पे। तो ये रिपोर्ट कौन थी? स्टेट बिजनेसेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019। तो इसमें आंध्र प्रदेश रहा था पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश रहा था दूसरे और तेलंगाना रहा था तीसरे स्थान पे। लेकिन कल ही मैंने आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताया था जो कि साक्षरता की सर्वे के ऊपर आधारित था। उसमें आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर रहा था। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए बिल लाया गया था उसके ऊपर हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। राजधानी आपको मिलेगी अमरावती में। हालांकि विशाखापट्टनम और कुर्नूल नाम की भी राजधानियाँ यहाँ पर प्रस्तावित की गई हैं। और ध्यान रखिएगा इन्होंने अपने यहाँ पर विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता जनक गोविंद जिनका हाल ही में निधन हुआ वह प्रसिद्ध कौन थे? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। तो ये थे एक वैज्ञानिक यानी कि एक साइंटिस्ट थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनक गोविंद जी को, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के थे, इनको रेडियो खगोल विज्ञान का हमारे देश में जनक माना जाता था। और जो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वहाँ पर ये रेडियो फिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक भी रहे थे। तो जायंट मेटवे रेडियो टेलीस्कोप और हमारे यहाँ पर जो ऊटी रेडियो टेलीस्कोप है इसकी संपूर्ण अवधारणा, इसका किस प्रकार से डिजाइन होगा और इसकी स्थापना में बहुत ही अहम योगदान रहा था जनक गोविंद जी का। तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिरी प्रश्न है, भारत व किस अफ्रीकी देश के संयुक्त आयोग के बीच पहले सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये हुआ है भारत और अंगोला के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंगोला की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है और हमारे देश की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वह शामिल हुए और अंगोला के जो विदेश मंत्री हैं तेते एंटोनियो ये शामिल हुए थे। यानी कि इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस संयुक्त आयोग के द्वारा जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई। तो 3 प्रकार के MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर शामिल किए गए हैं। कौन सा? पहला तो ये है कि जो भी हमारे देश के डिप्लोमेट होंगे या फिर जो भी ऑफिसर होंगे या फिर जो भी किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले लोग होंगे उनको यहाँ पर वीज़ा की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर उनके पास में पासपोर्ट है तो वीज़ा की आवश्यकता यहाँ पर जाने के लिए नहीं होगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोग करने के लिए भी समझौता किया है और हमारे यहाँ पर जो सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान है और अंगोला का जो विदेश मंत्रालय है उनके बीच में भी एक दूसरे के सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। तो अंगोला की राजधानी लुआंडा में है, मुद्रा यहाँ की है क्वांजा। तो ये आप आइए यहाँ पर लोकेशन देखिए अंगोला का। अंगोला की बात करते हैं तो ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया, यहाँ पे है बोत्सवाना और यहाँ पे है नामीबिया। तो जाम्बिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और नामीबिया के साथ में ये सीमा बनाता है, बोत्सवाना के साथ में ये सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से हमने आज का करंट अफेयर डिस्कस किया। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, प्रोजेक्ट डिजाइन कंपनी कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? किस राज्य के द्वारा ई फिलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? खाड़ी के किस देश के द्वारा पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत? और राज्यसभा में अस्थायी समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का कर दिया गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। हालांकि मुझे पता है ये सारे प्रश्न नए हैं, यानी कि ये मैंने कल के प्रश्नों से ही उठाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करें, अपने आप को थोड़ा सा इस काबिल बनाएं कि आपके अंदर भी चीज़ों को सर्च करने की क्षमता डेवलप हो। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं फिर शाम को हम लोग RRB NTPC के एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।